हेलो एवरीबॉडी स्टूडेंट, मैं धनंजय आप सभी लोग का बायोलॉजी के चैनल बायोगुरु में स्वागत करता हूं। आज बेटा मैं आप लोग को एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले हैं। मालूम है कि अब इस समय आपको सभी कॉन्सेप्ट फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। कुछ इम्पोर्टेंट है, हालांकि पूरा सिलेबस इम्पोर्टेंट होता है, कोई चीज़ें आपको नहीं छोड़नी है, लेकिन कुछ चैप्टर्स में कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बच्चों को एंड पॉइंट तक उनको क्या लिखना है, कैसे उनके मैक्सिमम मार्क्स आए और उसको कैसे अपनी पूरी जो पोटेंशियल है, जो आपकी प्रिपरेशन है, कैसे राइट डायरेक्शन में चले। तो इस पर आज हम लोग बात करेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं इधर ये मंथ अभी नवंबर है और नवंबर दिसंबर इन 2 महीने में all the important topics which are going to come in your examination and also decide your merit we will discuss here। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किसी कॉन्सेप्ट में जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको कैसे आप टू द पॉइंट लिखेंगे, मैक्सिमम कीवर्ड अप्लाई करेंगे, उसका कॉन्सेप्चुअल पॉइंट क्या है, उसका एप्लीकेशन पॉइंट क्या है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है और कैसे आपको अपने आंसर को आंसर शीट में एक्सप्रेस करना है, इस पे ध्यान देते हैं। तो बच्चों आज मैंने जो चैप्टर लिया है बायोटेक्नोलॉजी का पहला चैप्टर है आप लोग का, जिसमें आपका नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। बेटा ये चैप्टर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड है और आप सब जानते हैं कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डीएनए आरएनए प्रोटीन्स की बात करते हैं, तो उसी का ही एप्लीकेशन है। जब हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में टेक्नोलॉजी अप्लाई करके उसको हम लोग ट्रांसजेनिक या ट्रांस एनिमल या ट्रांस प्लांट में स्टडी करते हैं, मीन्स किसी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का या किसी एक सेल का कोई पार्ट है या कोई पूरा सेल है, अगर किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप ट्रांसफर करते हैं, दैट होल टेक्नोलॉजी, मेथडोलॉजी, अप्रोच, प्रोसेस, knowledge of microbiology, knowledge of biology, knowledge of genetic engineering, knowledge of chemistry and knowledge of information technology and many more. When integrated together, this is the field that is known as biotechnology. तो आज बेटा सबसे एक कॉमन प्रश्न आता है, सब लोग नाम सुनते हैं PVR, क्लोनिंग वेक्टर। तो पहले हम लोग बात करते हैं क्लोनिंग वेक्टर। ये क्लोनिंग वेक्टर क्या है, क्लोनिंग वेक्टर की बात हम लोग क्यों करते हैं, तो सभी ने पढ़ा है, इससे मुझे बहुत डिटेल नहीं जाना है। जब भी क्लोनिंग वेक्टर की बात आए तो आपको लिखना क्या है, व्हाट इज द क्लोनिंग वेक्टर। सीरीज एक रॉकेट है जो आपका सैटेलाइट को है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से स्पेस में लॉन्च करता है। व्हाट इज द क्लोनिंग वेक्टर। तो सिंपली क्लोनिंग वेक्टर्स क्या है, दीज आर द डीएनए मॉलिक्यूल। सिंपली आप इसमें पॉइंट देखना, क्या लिखना है, क्लोनिंग वेक्टर क्या है, डेफिनेशन आपको बना लेनी है। आपकी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी सबसे अच्छी बुक है, उसमें उसकी डेफिनेशन बना लेनी है। तो क्लोनिंग वेक्टर कीवर्ड एग्जामिनर है, आपके नीट एग्जाम में भी अगर आपके कीवर्ड अगर आपको आइडेंटिफाई होते हैं तो आपका स्ट्राइक रेट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन मैक्सिमम होता है, आपके चांसेस ऑफ एरर रिड्यूस हो जाते हैं। तो इसका ध्यान रखना। जब भी क्लोनिंग वेक्टर आएगा तो पहला चीज तो ये है, आपको ध्यान रखना है, ये क्या होता है, डीएनए मॉलिक्यूल है। व्हाट इज दिस, डीएनए मॉलिक्यूल। ये एक फुल डीएनए मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई फ्रेगमेंटेड डीएनए मॉलिक्यूल हो सकता है, पार्ट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल हो सकता है, जिसको कि हम डिफरेंट वे में एक कैरियर की तरह यूज करेंगे कि हम किसी एक डीएनए मॉलिक्यूल को अगर किसी दूसरे सेल में ले जाना है तो उसके लिए इसका हम व्हीकल यूज करेंगे, एज अ रॉकेट यूज करेंगे। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो डीएनए मॉलिक्यूल हो गया। इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, डीएनए मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो ये होना चाहिए कैरिएबल होना चाहिए। कैरिएबल जो कैरी कर सके, जो क्या कैरी कर सके, जो ये कैरी कर सके कि
कि अगर हम इसमें कोई फॉरेन डीएनए डालें तो उस डीएनए को मल्टीप्लाई करके कॉपी बनाकर या उसको डायरेक्टली किसी दूसरे माइक्रोब्स में, दूसरे बैक्टीरिया में, दूसरे प्लांट में, दूसरे एनिमल में कैरी कर। तो इसको क्या होना चाहिए? डीएनए मॉलिक्यूल एंड कैरिएबल। दिस मीन्स होनी चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए? प्रॉपर्टी होनी चाहिए टू अटैच विथ एलियन डीएनए मॉलिक्यूल। मतलब इसमें यह है कि हम किसी बाहरी डीएनए को हम इसमें अटैच कर सकते हैं, तो कैरिएबल होना चाहिए। या इसका एक नाम और है, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेबल होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेबल होना चाहिए मतलब ये हम अगर इसमें कोई पर्टिकुलर जीन को हम अटैच करें, अगर पर्टिकुलर जीन को अटैच करें तो ये क्या करें? उस अटैच जीन को जो इसमें अटैच किया गया है डीएनए मॉलिक्यूल, उसको रेप्लिकेशन करने की कैपेसिटी रखता हो। और अगर किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, ईस्ट या किसी प्लांट से कहीं भी इसको हम ट्रांसफर करते हैं तो उसके अंदर भी ये रेप्लिकेट कर सके, उस चीज को ये रेप्लिकेट कर सकता है। तो ये क्या होगा? एक बैक्टीरिया की तरह काम करेगा। तो एक ये हो गया क्लोनिंग वेक्टर में। और तीसरा जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या होना चाहिए? इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? जो भी प्लाज्मिड होते हैं उनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, रेप्लिकेट कर सकते हैं वो, दे कैन रेप्लिकेट, दे कैन insert any foreign piece of DNA। इनमें कोई हम फॉरेन पीस ऑफ डीएनए भी ऐड कर सकते हैं। और तीसरा ये होना चाहिए, इनके अंदर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन रेप्लिकेशन प्रोटीन, ये अपने रेप्लिकेशन प्रोटीन को भी सिंथेसाइज कर सकते। तो इनके अंदर ये भी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है। तो इनके अंदर कुछ साइट होनी चाहिए। तो वही बातें हैं कि ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है, इनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, दे आर कैरिएबल, दे कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि एक फॉरेन डीएनए को भी क्या कर सकते हैं, इनमें हम ऐड कर सकते हैं। बाहरी कोई डीएनए उसको हम इसमें ऐड कर सकते हैं। कहाँ ऐड करेंगे उसकी बात हम बात में करेंगे। उसके लिए अलग से आपको मालूम है कि उसके लिए रेस्ट्रिक्शन साइट होते हैं, उन्हीं रेस्ट्रिक्शन साइट पे क्या कर सकते हो, इनको ऐड करते हो आप लोग। और तीसरा ये है कि ये इनके अंदर एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए रेप्लिकेट, और ये अपना ये दे कैन इंसर्ट इन एनी फॉरेन piece of DNA and they can synthesize their own replication protein, own replication protein। तो ये अपना खुद का रेप्लिकेशन प्रोटीन भी बना सके, तभी इसका रेप्लिकेशन पॉसिबल होगा। अब ये तो हो गया क्लोनिंग वेक्टर, सिंपल है, आपको 2-3 पॉइंट लेना है। दिस इज अ पार्ट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, ये कोई डीएनए मॉलिक्यूल होता है और नॉर्मली ये प्लांट एनिमल से नहीं निकाला जाता है, इसमें नहीं देखा जाता है। ये यूजुअली माइक्रोब से मिलेगा, बैक्टीरिया में होता है। बहुत से वायरसेज हैं, उनको भी एज अ क्लोनिंग वेक्टर यूज कर सकते हैं हम लोग। और ईस्ट भी होते हैं, फंजाई वगैरह भी होते हैं। और भी मतलब, या अगर हम कोई मतलब मान लो कि यूकैरियोटिक सेल का कोई पार्ट, कोई डीएनए सेगमेंट या क्लोनिंग वेक्टर को यूज करना चाहते हैं, तो उसके अंदर इतनी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि वो सेल्फ रेप्लिकेट कर सके, उसके अंदर टेंडेंसी होनी चाहिए कि वो ट्रांसफॉर्म हो सके, और उसके अंदर टेंडेंसी होनी चाहिए किसी वो एलियन डीएनए मॉलिक्यूल को उसमें इंसर्ट किया जा सके, और फिर जो उसका रेप्लिकेशन साइट है वहां से उसको रेप्लिकेट किया जा सके, कॉपीज बनाई जा सके। अगर ऐसा पॉसिबल है तो किसी भी यूकैरियोटिक सेल को भी यूज किया जा सकता है। बट कॉमनली जो तुम्हारे सिलेबस में दिया है, जो हम लोग के सिलेबस में दिया है, उसमें यही दिया गया है कि बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, या कोई फंगल सेल हो सकता है। 3 चीजों का उसमें नाम सबसे ज्यादा दिया गया, तो आपको ये ध्यान
तो ये तो हो गया सिंपल क्लोनिंग वेक्टर। अब जो आपको जो बेटा सिलेबस में जो क्लोनिंग वेक्टर दिया है आप सब जानते हैं, उसका एक नाम दिया होगा PBR322। ये बहुत आता है, इस पे डायग्राम भी आता है और इसको एक्सप्लेन करना भी आता है, और कभी कभी आता है डिफाइन एनी क्लोनिंग वेक्टर विद डिटेल अकाउंट। तो इसको आपको देखना, और इवन ये आपके नीट में भी आता है। PBR322 है क्या, ठीक, तो इसकी बात आप डिटेल में करेंगे। तो इससे पहले ये एक आपका इसी को बोलते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड एक क्लोनिंग सबसे कॉमनली यूज्ड क्लोनिंग वेक्टर है। प्लाज्मिड ऐसे बहुत से होते हैं, प्लाज्मिड होता है, कॉस्मिड को भी यूज करते हैं, इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे। प्लाज्मिड है, कॉस्मिड है, ईस्ट को भी यूज करते हैं हम लोग क्लोनिंग वेक्टर की तरह, ये भी दिया गया है। और बैक्टीरियोफाज, जो ये वायरसेस होते हैं, जो कि फर्स्ट कैटेगरी के वायरस होते हैं, उनको भी एज ए क्लोनिंग वेक्टर यूज किया जा सकता है। फिर इसके बाद जानते हो एग्रोबैक्टीरियम, फ्यूमिफेसियंस, टाइप्लाज्मिड का भी यूज करते हैं, तो वो सब तो माइक्रोब्स में आएगा, बैक्टीरिया में आएगा। तो यहाँ देखोगे प्लाज्मिड है, कॉस्मिड है, ईस्ट है एंड बैक्टीरियोफेज है। तो ये जो बेटा PBR322 है, ये आपका है एक प्लाज्मिड वेक्टर। ये क्या है आपका प्लाज्मिड वेक्टर है, इसी को थोड़ा हम लोग आज फोकस करेंगे। तो इसमें देखिए क्या है प्लाज्मिड वेक्टर में, इसका एक हम लोग सिंपल सिमेट्रिक डायग्राम बनाएंगे और उसमें कुछ चीजें देखेंगे। पहला देखते हैं PBR का सिंपल इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। चलिए एग्जाम में आता है तो आप इंट्रोडक्शन जरूर करिएगा PBR का। तो जब भी PBR322 आएगा तो P को बताइए क्या है, B को बताइए क्या है, R को बताइए क्या है, और उसके बाद एक नंबर है 322, ये नंबर भी आपको बताना पड़ेगा। तो P है प्लाज्मिड, ये कौन सा वेक्टर है, प्लाज्मिड वेक्टर है। ये अब P स्टैंड फॉर द प्लाज्मिड वेक्टर। BR दो फर्स्ट डिस्कवरर जिन्होंने फर्स्ट टाइम इसको आइसोलेट किया, डिस्कवर किया, जिन्होंने इस पर वर्क किया, उनका नाम आएगा। तो इसको आता है बॉर्डविन, ये जो थे इनका नाम है बॉर्डविन। B स्टैंड फॉर बॉर्डविन, R स्टैंड फॉर रोड्रिगेज, ठीक है। ये दो तो हो गए जो इनके डिस्कवरर हैं, जो इनके आइसोलेटर्स हैं, उनका नाम इसको दिया गया है। P इज द प्लाज्मिड, B फॉर द बॉर्डविन, R फॉर द रोड्रिगेज। और ये जिस बैक्टीरिया से इसको आइसोलेट किया गया, इसको किया गया था ई कोलाई बैक्टीरिया से। नॉर्मली ई कोलाई में होता नहीं है, लेकिन जिनमें होता है इसके बारे में बात करेंगे, भी डिटेल में इसकी बात नहीं करेंगे, सिलेबस पे थोड़ा सा बियॉन्ड जाएगा। इसको इतना ध्यान रखिए, ई कोलाई बैक्टीरिया से सबसे पहला जो आपका क्लोनिंग वेक्टर है वो प्लाज्मिड है। अब उसके पहले भी कुछ होंगे, अगर आप एडवांस जाओगे तो वो लोगों ने भी काम किया होगा, लेकिन जो साइंटिफिकली प्रूफ था, जिसका असेसमेंट किया गया, जिसकी एप्लीकेबिलिटी देखी गई, जिसको फर्स्ट टाइम यूज किया गया है क्लोनिंग वेक्टर, दैट वाज द प्लाज्मिड वेक्टर PBR322। इसको डिस्कवर किया गया था 1977 में, 1977 में इसको आइसोलेट किया गया था, राइट। तो इन्हीं लोगों ने किया था, बॉर्डविन एंड रोड्रिगेज ने किया था 1977 में। तो इसको आप, और कौन सा था बैक्टीरिया, ई कोलाई से किया था। तो ये हो गया। अब इसके क्या फीचर थे, वही आपके एनसीईआरटी बुक में दिया, वही बोर्ड में पूछा जाएगा, वही नीट के एग्जाम में आएगा। इसके क्या फीचर थे जिससे इसका बहुत यूज किया गया, तो वही 4 फीचर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर कोई भी सबसे बेस्ट क्लोनिंग वेक्टर होगा तो बेटा उसके 4 फीचर जो आपको लेने हैं ये आपको बताना है, कभी मत भूलना। ये 4 फीचर 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 कैरेक्टर है, देन इन द कंडीशन यू कैन अप्लाई इट फॉर द क्लोनिंग वेक्टर। तो PBR322 में क्या है, हाँ मैं ये बताना भूल गया कि 322 क्यों नाम दिया बेटा, जिस स्ट्रेन से, क्योंकि जानते हो बैक्टीरिया की बहुत सी स्ट्रेन होती है, एक इसे बहुत, किसी भी जीनस के बहुत से स्पीशीज होते हैं। एक कोई आपका जीनस ले लीजिए, मान लो कि कोई प्लांट का एक जीनस, बहुत से आपका ककरबिटेसी फैमिली में जाएंगे तो आपको बहुत से मिलेंगे, ऐसे ही
बहुत से स्पीसीज होती हैं ना इनकी, तो बैक्टीरिया की स्पीसीज को स्ट्रेन बोलते हैं। तो ये बेटा क्या है, ई कोलाई की जो एक स्ट्रेन है उसके किस नंबर पर इसको डिस्कवर किया गया, उसके 322 नंबर मतलब 322 नंबर पर इसको डिस्कवर किया गया। जो उसकी स्ट्रेन की जो जिस ई कोलाई का नाम था, जो भी मतलब जिस स्ट्रेन से लिया उन्होंने ई कोलाई एस्पेसिया कोलाई से, उसकी जो नंबर था वो 322 था। तो ये उसका नंबरिंग है बेटा, तो PBR 322। ये ध्यान रखना कि व्हाई दे असाइन दिस प्लाज्मिड एज PBR 322। तो प्लाज्मिड के आगे भी 322 लिख सकते हैं, लेकिन इसका एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है कि जब भी नाम लिखा जाए तो P मतलब पहले वो कौन सा वेक्टर है प्लाज्मिड है वो लिखा जाए, फिर जो उनके फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी आर्डर है उनके मतलब आइसोलेटर का जो उनके रिसर्चर का आर्डर है उसको लिखा जाए, ठीक है। तो ये आपका आया 322, तो इसको ध्यान रखना। अब ये क्यों इतना ज़्यादा एक्सेप्ट हुआ, क्यों लोगों ने, क्यों मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट ने, क्यों रिसर्चर ने, क्यों जेनेटिस्ट ने इसको सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया, क्योंकि इसमें 4 फिजिबल फीचर होते हैं। किसी भी क्लोनिंग वेक्टर को सबसे बेस्ट परफॉर्म ऑप्टिमाइज करने के लिए, हम ये कहें कि ऑप्टिमाइज करने के लिए 4 फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 4 फीचर में क्या है, पहला है आपका ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, साइट होनी चाहिए ऑरिजिन, ये आप मत भूलिएगा, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, इसको बोलते हैं ORI। पहले हम थोड़ा इसकी ब्रीफ में बात कर लें। व्हाट इज ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट? बेटा ऑरिजिन ऑफ कोई भी आप अगर वेक्टर लेते हो तो उसमें, जैसे मैंने इसका एक सिंपल डायग्राम बना लेते हैं, इसीलिए हमारा प्लाज्मिड वेक्टर है। मैं इसको एक सिर्फ रफ डायग्राम ही बना रहा हूँ। ये हमारा, इसको लिख देते हैं PBR 322, ये हमारा एक है। इसमें क्या है, आपको मालूम है PBR क्या है, ये सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होता है, जिसका कोई उस बैक्टीरिया के कोई जेनेटिक हेरिडिटी से या उसके जेनेटिक कंट्रोल से कोई मतलब नहीं होता। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर DNA होता है, ठीक है। तो ये इसको में 2 लेयर, इसके 2 लेयर है। आप चाहो तो नोट कर लेना, स्टार्टिंग में इसमें ये ध्यान रखना, जब भी PBR लिखना तो इसको 1 एक मास्टर लाइन जरूर कोड करना, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर DNA। इसका मतलब क्या होता है, DNA 2 होता है, एक तो जीनोमिक DNA होता है और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ये क्रोमोसोम पे नहीं होता। वैसे भी माइक्रोब्स में तो पूरा सभी को मालूम है, एक्सेस क्रोमोसोम को लोग नहीं ज़्यादा फोकस, उसमें तो पूरा जो DNA होता है ना एज ए न्यूक्लियोसोम बॉडी के फॉर्म में होता है, वहाँ पर क्रोमोसोम पर ज़्यादा नहीं फोकस करते होते हैं उन सब चीज़ों पर। क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि बैक्टीरिया में कितने क्रोमोसोम होते हैं, बताइए क्या क्रोमोसोम होते हैं, तो उसमें तो हिस्टोन होता ही नहीं है। जब हिस्टोन होगा नहीं तो क्रोमोसोम को बाइंड कैसे करोगे ना, तो उसमें न्यूक्लियोसोम्स ऐसे नहीं बने जैसे आप पढ़ते हो न्यूक्लियोसोमल बॉडी, हिस्टोन्स, DNA wrapped around the histone protein to provide stability, and then extra condensation, super condensation of these nucleosomes became chromatin, and chromatin condensed together to form क्रोमोसोम। तो अगर कोई पूछे कि बैक्टीरिया में क्रोमोसोम होता है तो क्या बताओगे आप, ये होता है? नहीं, आप ये बताओगे बैक्टीरिया में क्योंकि प्रोकैरियोट होते हैं, दे लैक द हिस्टोन प्रोटीन, और जब हिस्टोन प्रोटीन होगा दे विल नॉट एबल टू बाइंड द आपका जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जो आपका ये DNA सीक्वेंस है, जो आपका DNA का जो मॉलिक्यूल है वो तो अनस्टेबल होता है, देन दे रिमेन टुगेदर इन अ कंडेंस्ड फॉर्म एट द एनीवेयर इनसाइड द अब न्यूक्लियाइड होता है, न्यूक्लियस तो होता नहीं है सेल में। तो ये सबसे बेसिक चीजें का ध्यान रखना है। तो इसमें भी क्या है कि ये जो आपका PBR दिया गया है तो इसको ध्यान रखना, यहाँ जो PBR है इसमें एक जगह होना चाहिए, एक DNA का सीक्वेंस होना चाहिए, यहाँ लिखोगे ORI, जो ये आपका सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA है आपका ई कोलाई के एज ए प्लाज्मिड कह रहे हो, इसमें एक सीक्वेंस होना चाहिए ORI। ये जो पूरा जो बेटा आप इससे जो भी चीज अटैच होगा वो रेप्लिकेट करेगा। आ गया, मान लो कि आपने फॉरेन DNA यहाँ पर अटैच किया तो वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से अटैच होना चाहिए, नहीं होगा तो वो रेप्लिकेट नहीं करेगा। इसका मतलब यहाँ से हम इसको क्या करेंगे,
ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से। मान लो हमने यहाँ पर अटैच कर दिया तो वो चीज़ रेप्लिकेट करेगी। क्या करेगी? रेप्लिकेट करेगी। तो कोई भी बेटा प्लाज्मिड है, अगर उसकी फीजिबिलिटी को बढ़ाना है, मैक्सिमम ऑप्टिमाइज हो सके, तो कम से कम क्या होना चाहिए? एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट जरूर होना चाहिए। अब आप कर सकते हो कितने ORI साइट हो सकते हैं बेटा? इनमें एक भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 25 भी। नॉर्मली जो देखा जाता है कि ORI कितने होते हैं? दीज आर अराउंड 1 से लेकर 100 तक होते हैं। किसी भी प्लाज्मिक वेक्टर को लोगे तो उसमें 1 से लेकर 100 तक का वेरिएबल होगा। तो आप ये वेरिएबल होगा कि आप 1 नहीं लिखेंगे, 10 नहीं लिखेंगे। पूछा जाए हाउ मेनी पॉसिबल नंबर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, मतलब कोई प्लाज्मिड कितने साइट से रेप्लिकेट कर सकता है, तो आप बताओगे कि 1 से 100, 1 to 100 साइट दे कैन रेप्लिकेट, ये आपको बताना होगा। तो ये हो गया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसका फंक्शन क्या होता है मैंने बताया, कोई भी सीक्वेंस जो DNA का प्लाज्मिड में है वो रेप्लिकेट करेगा तो वो इसी साइट से रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा, यहीं से रेप्लिकेट करेगा। तो एक ये हो गया, दे डिसाइड द नंबर ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ पर्टिकुलर DNA सीक्वेंस इनसाइड द प्लाज्मिड। ओके, प्लाज्मिड में कोई किसी सीक्वेंस कितनी कॉपीज बनेंगी जब वो एक्सप्रेस करेगा सेल के अंदर, तो वो कितनी कॉपीज बनेंगी ये ORI साइट डिसाइड करता है। इसके बाद बेटा बहुत इंपॉर्टेंट साइट आपका होता है सिलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, तो अब दूसरा क्या है? सिलेक्टेबल मार्कर। ये ध्यान देना है, राइट? ये बेटा क्यों इंपॉर्टेंट है? प्लाज्मिड में कम से कम कुछ सिलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए। ये भी जीन होते हैं, अगर सीक्वेंस ऑफ DNA, ये भी DNA का सीक्वेंस है, ये होते हैं। इनका मेन काम क्या है? ये अपने होस्ट को सिलेक्ट करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल दो, इसमें आपने सिलेक्टेबल मार्कर ऐड किया, मतलब इसमें दिया गया है, तो जिसमें सिलेक्टेबल मार्कर होता है उनको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट, वो ट्रांसफर हो जाते हैं। और जिनमें नहीं होते हैं वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होते हैं। प्लीज ध्यान रखना है सिलेक्टेबल मार्कर। बस ये अभी इसको बेटा हम बात करेंगे, इतना आप ध्यान देना, ये बहुत जरूरी है कि आप कैसे कर सकते हैं। आपने एक नाम बुक पढ़ते हैं, कंफ्यूजन होता है, ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, नॉन ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, या ट्रांसफॉर्मेंट क्या होते हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या होते हैं। तो ये क्या है? वही दिया गया है, जिनमें सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं वो ट्रांसफॉर्मेंट होते हैं, वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, जिनमें नहीं होता वो नहीं होते। तो सभी प्लाज्मिक वेक्टर को क्या होना चाहिए? कैपेसिटी होना चाहिए कि वो ट्रांसफॉर्म कर सके, और जब वो ट्रांसफॉर्म कर सकेंगे तभी वो सुइटेबल जो मतलब डिजायरेबल होस्ट होगा उसको वो आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। तो एवरी प्लाज्मिक वेक्टर शुड हैव सिलेक्टेबल मार्कर। तो ये दो चीजें हो गई। पहला जरूर होगा ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होना चाहिए, इसको जरूर लिखना है। दूसरा लिखना है सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्लोनिंग साइट। अब जैसे बेटा इसमें सिलेक्टेबल मार्कर क्या है? नॉर्मली बोलो प्लाज्मिड में देखते हैं तो 2 है इसमें, है ना? इसमें 2 सिलेक्टेबल मार्कर है। अब मार्कर बस इसको बोल सकते हैं जीन सीक्वेंस है। एक सीक्वेंस है जो बेटा एक एंटीबायोटिक होता है एम्पिसिलिन, AMP रेजिस्टेंस होता है, और दूसरा है वो है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस सीक्वेंस। ये ध्यान रखना, दो नाम आप याद करना जो लोग प्लाज्मिड ये यूज करते हैं, वेक्टर PBR322। इसमें 2 सिलेक्टेबल मार्कर है आपके, और वो 2 कौन है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस सीक्वेंस जीन, और दूसरा है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। बेटा ये क्या है? एंटीबायोटिक्स होते हैं। अगर कोई ई कोलाई है, अगर उसको हम एंटीबायोटिक्स में रखेंगे, जैसे नाम दिया गया है इन 2 का, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन का, अगर इसमें रखोगे तो वो उसको क्या किल हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि उनके अंदर रेजिस्टेंस नहीं होता। लेकिन अगर प्लाज्मिड इंसर्ट कर दिया जाए इसके अंदर, जिसके अंदर क्या है? एम्पिसिलिन के लिए और टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस है,
तो अगर इसको इंट्रोड्यूस कर दो तो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस स्ट्रेन में। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये किल नहीं होगा, तो ये ट्रांसफॉर्मेंट बन जाएगा। इसका मतलब अगर किसी प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस सीक्वेंस है तो क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट होगा, और नहीं है तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगा। तो ये हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। और तीसरा बेटा है क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट अगर ये नहीं है तो आपका वेक्टर नहीं बन पाएगा, क्योंकि जो भी एलियन डीएनए आप ऐड करके किसी होस्ट में भेजोगे, आपका पर्पस तो है उसी को भेजना ना। तो अगर आप उसको नहीं इंसर्ट कर पाओगे, अगर कोई इसमें फॉरेन डीएनए या एलियन डीएनए नहीं इंसर्ट कर पाओगे तो इसको आप यूज नहीं कर सकते हो। तो किसी भी क्लोनिंग वेक्टर को, एनी टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, यू मस्ट हैव एटलीस्ट वन क्लोनिंग साइट। अब क्लोनिंग साइट वन ही रखना है, तो इसमें प्रीफर करते हैं, प्रीफर वन क्लोनिंग साइट। इसको हम लोग एक ही क्लोनिंग साइट रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ज्यादा होगा तो फिर कंफ्यूजन होगा ना। अगर आप एक से ज्यादा क्लोनिंग साइट होगी तो एक से ज्यादा आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज करोगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेसेस, जो भी रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियेसेस है आप एक से ज्यादा यूज करोगे तो क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। आपको कहाँ पे इंसर्ट करना है, किस पोजीशन पे इंसर्ट करना है। तो अगर मल्टीपल क्लोनिंग साइट होंगे देन देयर लॉट ऑफ कंफ्यूजन विल बी क्रिएटेड, और ये क्या होगा, उसका एनालिसिस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। और अगर सिंगल होगा तो क्या होगा, you can just insert that foreign DNA, you can just apply that nuclease, endonuclease at the desirable site, that is only one present in the plasmid, ठीक है। तो प्रीफर किया जाता है कि every vector must have one cloning site, not more than one cloning site. अगर cloning site नहीं है then you will not able to use that plasmid or any kind of vector for transferring the alien DNA molecule in the host. This is not possible anyway. तो ये ध्यान रखना होगा। और बेटा फोर्थ पॉइंट होनी चाहिए एप्लीकेबिलिटी। ये जो फोर्थ पॉइंट है इसमें आपको देखना है कि वेक्टर मतलब एप्लीकेबल है, यू कैन अप्लाई दैट वेक्टर in the plant and animals. Okay, so the vectors must clone, vectors must clone in plant and animals. इसका मतलब ये है ट्रांसजीनिबिलिटी होनी चाहिए। चौथा पॉइंट क्या है कि जो भी क्लोनिंग वेक्टर है वो ट्रांसफर किया जा सके। कहाँ ट्रांसफर किया जा सके, प्लांट टू एनिमल में। अब जब प्लांट में क्या ट्रांसफर करोगे तो वो हो जाएगा ट्रांसजेनिक प्लांट हो जाएगा, और किसी एनिमल में ट्रांसफर करोगे इस वेक्टर को, एनिमल के सेल में ट्रांसफर करोगे तो हो जाएगा ट्रांसजेनिक एनिमल। मतलब क्लोनिंग वेक्टर के अंदर ये बहुत ही हाई लेवल की पोटेंशियल होना चाहिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होनी चाहिए। द क्लोनिंग वेक्टर possible to produce transgenic plant and transgenic animals। तो बेटा ये चार पॉइंट आप ध्यान रखना। फिर से मैं इसको अलग से लिख देता हूँ। क्लोनिंग वेक्टर के लिए दिया जाता है 4 प्रॉपर्टी फॉर एनी क्लोनिंग वेक्टर, और ये जो चारों प्रॉपर्टी है PBR 322 में इजीली लिखा। तो बेटा PBR 322 में 4 प्रॉपर्टी सबसे याद आती। पहला क्या था, ORI साइट था 1, they have selectable marker, सिलेक्टेबल मार्कर था क्योंकि वो अपने हॉस्ट को सिलेक्ट करने की टेंडेंसी उसके अंदर है। मतलब इनके अंदर एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस डीएनए सीक्वेंस है, 3 क्लोनिंग साइट, और 4th transgenic plant and animals। applicability ये
तो ये मेरा 4 फीचर आपको बताना है ब्रीथिंग में। जब भी आपके अंदर ये आपका बोर्ड में आएगा एग्जाम, बोर्ड में 4 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से बताना है, ठीक है। तो इसको आप करना, और इसका डायग्राम जो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया गया है उसी को आप प्रेफर करिएगा। उसमें देखेंगे आपको ये कितने उसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज़ किए गए हैं, न्यूक्लिएजेस जो भी हैं, एंडोन्यूक्लिएज आप भी यूज़ करते हैं, क्योंकि जितने भी सर्कुलर ये आपके प्लाज्मिड होते हैं उसमें हम लोग सिर्फ एंडोन्यूक्लिएज यूज़ करते हैं, और जो लीनियर वेक्टर्स होते हैं उसमें हम लोग एंडोन्यूक्लिएज और एक्सोन्यूक्लिएज दोनों का यूज़ करते हैं, ठीक है बेटा। तो आज आपको इस टेक्स्ट पे आप लोग फोकस करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा इस पर हमेशा एवरी ईयर एटलीस्ट क्वेश्चन आज 3 नंबर 2 नंबर 5 नंबर में एवरी ईयर इस पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़िएगा, कोई डाउट होगा तो आप सभी जानते हैं बायोलॉजी का आपका चैनल बायोगुरु, फिर आप इसको पोस्ट करिए, कमेंट करिएगा, और मैं इधर लगातार आप लोग को पर डे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे। कोई जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत थोड़ा सा डिफिकल्टी क्रिएट करता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, और थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी लेवल चाहिए, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अपने जो डाउट्स होंगे, क्वेरी होंगे, यू कैन पोस्ट ऑन माई ऑन योर यूट्यूब चैनल द बायोगुरु, ठीक है। और मी धनंजय, मैं हमेशा आप लोग को हेल्प करूँगा आपके बोर्ड एग्जाम में, और बोर्ड के एग्जाम के साथ साथ थोड़ा सा आपको मालूम है कि जब नीट का एग्जाम होगा वहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट बेसिक क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। ओके बेटा, आप लोग तैयारी करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।